तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में आज का जो सेशन है वो नॉर्टन्स थ्योरम के लिए डेडिकेटेड है। आई होप इससे पहले का वीडियो यानी कि जो थेवेनिन्स थ्योरम का पोर्शन था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बैक टू बैक अभी सभी के सभी जो वीडियोस आपके लिए आएंगे सब थ्योरम से पैक्ड रहेंगे और ऑल कंप्लीट पोर्शन जो है यानी कि पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है हर थ्योरम का, चाहे डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर बेस्ड हो या अलग अलग तरीके के सर्किट्स हों, 2 मैश या 3 मैश के, सारे के सारे टाइप का वैरायटी आपको एक ही वीडियो के अंदर दिखता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्टन थ्योरम का सेशन। आज का कंटेंट आपको बता देते हैं जल्दी से। आज के इस वीडियो का कंटेंट क्या क्या रहेगा। नॉर्टन थ्योरम का बेसिक हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे, देन उसके बाद नॉर्टन थ्योरम का एप्लीकेशन ऑन वेरियस सर्किट्स, एंड देन नॉर्टन थ्योरम विद द डिपेंडेंट सोर्सेज। बेसिकली इसी इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद आपको मैं पीवाईक्यूज दिखाऊंगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर का यहाँ पर दिख जाए आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्टन्स के बेसिक्स है कि व्हाट इज द नॉर्टन्स थ्योरम। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको थेवेनिन्स थ्योरम का डिटेल जो है वो बताया था कि थेवेनिन्स थ्योरम जो होता है इट इज़ अ नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। ठीक है, और नॉर्टन भी नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम ही होता है। थेवेनिन्स और नॉर्टन बोथ आर द नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स। इनका काम होता है नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना, ना सिर्फ किसी एक ब्रांच के अक्रॉस या किसी एक ब्रांच के थ्रू कितनी करंट जा रही है वो फाइंड करना, बल्कि उसके अलावा एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रिड्यूस द नेटवर्क टू अ स्मॉलर नेटवर्क या टू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो चलिए अब इसी को समझते हैं कि नॉर्टन्स का वर्किंग किस तरीके से होता है। तो अगर नॉर्टन्स थ्योरम की बात करें तो थेवेनिन से ये कैसे रिलेटेड है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग समझेंगे साथ ही साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है और इसके साथ साथ ये किस सर्किट्स पे अप्लाई होता है, ये दोनों चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक, चलिए इसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन्स थ्योरम, according to the Norton's theorem, any linear bilateral any linear bilateral network irrespective of irrespective of its complexities can be reduced can be reduced into its can be reduced into its Norton's equivalent having the short circuit current IN या फिर ISC बोला जाता है इसको, इन पैरेलल with the Norton's resistance RN in parallel with the load resistance। ठीक है, इन पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस। ठीक, एंड फ्रॉम दिस सर्किट, अब ऐसी सर्किट जब ड्रॉ हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जो सर्किट बोल रहा है इसके हिसाब से पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर पूरी चीज़ें एक साथ समझेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास सर्किट जो होगी वो लीनियर बाइलैटरल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से होनी चाहिए। ठीक, फिर चाहे सर्किट कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उस सर्किट को इस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में रिजॉल्व किया जा सकता है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि यहाँ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, इसके थ्रू जाने वाली करंट ही कहलाती है लोड करंट, और ये नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस फॉर्म में आप किसी भी नेटवर्क को रिजॉल्व करके ले करके आ सकते हैं। तो 6 मैश का भी क्वेश्चन होगा तो भी आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, या 5 जंक्शन का क्वेश्चन भी होगा तो भी आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है कि सर्किट के सारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो
लीनियर और बाइलैटरल नेचर के होने चाहिए, ठीक है, लम्प्ड नेटवर्क पूरा होना चाहिए। ठीक है भाई, डन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से आपको लोड करंट फाइंड करने बोला जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी आई एन आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एन। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग लोड करंट फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, बेसिकली अगेन ये फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये करंट डिवीजन रूल से आ रहा है। अगर आपने करंट डिवीजन रूल वाला वीडियो देख लिया है तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए, नाम पे छोड़िए, इसका नाम मत ध्यान दीजिए, कुछ भी नाम हो, टोटल करंट मान लीजिए यहाँ की करंट फाइंड करनी है, कैसे लिखेंगे आप, तो देन यू विल राइट द टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद द अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी आर एन अपॉन सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं ना। देखिए यहाँ वही फॉर्मूला है। दूसरे तरीके से नॉर्टन्स थेवेनिन से कैसे इक्विवेलेंट है, कैसे जुड़ता है उससे, वो मैं बता दूं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको आप इस तरीके से शो करते हैं, और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, या वाइस वर्सा पॉसिबल है दोनों का। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्म्ड नेटवर्क हैं, क्या है, बोथ आर द सोर्स ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ ईच अदर। जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे थेवेनिन्स वोल्टेज बताना हो तो मैं यहाँ पे ऐसा शो करूँगा एज वी टी एच, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर टी एच, ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसके साथ सीरीज में क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस आर एल। यहाँ से हम लोग आई एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज कर लो कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ये बोले कि थेवेनिन्स नेटवर्क को रिजॉल्व कर दीजिए या इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, बताइए क्या बनेगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक वोल्टेज सोर्स की, मतलब जो भी सोर्स है आपके पास उस सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप ले सके या इंटरनल रेजिस्टेंस जो ले सके उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो मतलब इस पोर्शन के सेक्शन को मैं पूरा रिजॉल्व करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इनका इक्विवेलेंट जो है वो कैसा बना दूंगा मैं, फिर इनका इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए कैसा बनेगा ये देखिएगा। अब यहाँ से ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास, करंट आ जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। और ये जो करंट सोर्स आएगा ना, ये जो करंट सोर्स आएगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे नॉर्टन्स करंट आई एन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं नॉर्टन्स करंट आई एन। तो ये नॉर्टन्स करंट आई एन कैसे मिला आपको, वी टी एच इंटू आर टी एच करके बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ से जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये आई एन है, और आर टी एच कहाँ आ गया, आर टी एच जो है आपके पास पैरेलल में कनेक्शन में आ गया। ठीक है, लोड तो अपनी जगह पे है ही है, उसका कुछ नहीं हुआ, लोड अपनी प्लेस पे है, ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ। आरटीएच जो आपका पहले सीरीज में था अब वो पैरेलल में आ गया, आरटीएच या फिर आरएन बोल लो। तो इससे दो बातें क्लियर होती है, कौन कौन सी दो बातें, कि आई एन जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वी टी एच एंड आर टी एच, आई एन इज इक्वल टू वी टी एच और आर टी एच के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, क्या ये बात सही है, क्या नहीं सही है, क्यों, क्योंकि भाई ओम्स लॉ के ऊपर बेस नहीं हो पा रहा है ना ये, भाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी वी टी एच अपॉन आर टी एच। अब ये सही है, अब ये राइट है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, आई इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच। वैसे भी जब आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास यहाँ पे एक 10 वोल्ट का सोर्स है और सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनाएंगे आप इसको बनाएंगे करंट सोर्स आई इज इक्वल टू वी बाई आर यानी कि 5 एम्पियर, और इसके साथ में आप पैरेलल में लगाएंगे यहाँ पर 2 ओम के रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लग जाएगा यहाँ से, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है इसका। तो इसी तरीके से जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आई एन इज इक्वल टू वी टी एच इंटू आर टी एच तो नहीं लिख सकते ना हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई एन इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो जब आई एन करंट बताना होगा तो कैसे बताएंगे, वी टी एच अपॉन आर टी एच के फॉर्म में, दिस इज योर आई एन, ठीक है। जब आर टी एच बताना होगा तो कैसे बताएंगे, भाई आर टी एच और आर एन दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, नाम का अंतर है कि थेवेनिन्स में लिख रहे हो तो आर टी एच लिखें, यहाँ आर एन लिखें। इसीलिए जनरलाइज फॉर्म में इनको सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर एस, सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस, और आर एल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर थेवेनिन्स का मैं करंट, थेवेनिन्स में लोड करंट निकालता हूँ तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर एल, ऐसा लिखता हूँ। तो नॉर्टन्स का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इन द केस ऑफ नॉर्टन्स आई एन की जगह पे मैं यहाँ पर भी लोड करंट ही निकाल लेता हूँ। अब बताइए ये कैसे बनाएंगे, तो वी टी एच अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, वी टी एच इज इक्वल टू आई एन इंटू आर टी एच लिख सकते हैं, तो वी टी एच इज इक्वल टू आई एन इंटू आर टी एच, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आर टी एच और आर एन बोथ आर सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, डिवाइडेड बाई
RTH प्लस RL। देखिए फॉर्मूला बन गया नॉर्टन्स का, ये देखिए नॉर्टन्स का फॉर्मूला इस फॉर्म में रखिए। देखिए IN है, RTH मतलब RN बोथ आर सेम, और यहाँ पे RN प्लस RL, RN और RTH बोथ आर सेम, उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी वजह से, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि ऐसी सर्किट अगर आपके पास है रिजॉल्व करेंगे तो ये सर्किट आपको मिल जाएगी। तो ये एक दूसरे का कंजंक्शन है कि एक दूसरे के फॉर्म में इनका एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो इसीलिए बोला जाता है एग्जाम में कई बार जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है कि थेवेनिन्स थ्योरम का सोर्स ट्रांसफॉर्म थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन्स होता है। नॉर्टन्स का सोर्स ट्रांसफॉर्म नेटवर्क क्या होता है, थेवेनिन्स नेटवर्क होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डुअल कहलाते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज अ डुअल ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से इनका एक्सप्रेशन समझ आ गया हमको। नेटवर्क को रिड्यूस करता है यहाँ पर, और अब पर्टिकुलरली नॉर्टन्स पे आपको लेकर के आता हूँ। तो नॉर्टन्स में देखिएगा यहाँ पर जो IN, RN और RL, ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एट द एंड बचने चाहिए क्वेश्चन से। ठीक, इसमें इसमें से सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो है दो एलिमेंट्स है, कौन कौन से, एक IN है, दूसरा RN है। ठीक है, बहुत क्रूशियल है। तो इसको समझते हैं ज़रा यहाँ से डिटेल पे, और एक क्वेश्चन बनाते हैं, उससे आपको बढ़िया से स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन होगा मेरे पास यहाँ पर। तो एक सवाल बनाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेते हैं। और नॉर्टन्स को कैसे अप्लाई करना है, IN क्या होता है, IN को शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द करंट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द सर्किट शोन बिलो बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम अज्यूमिंग अ लोड रेजिस्टर ऑफ 10 ohms इन बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में 10 ohm का रेजिस्टेंस रहा होगा, तो रिमूव करके दिखा रहा है आपको ये क्वेश्चन। आप चाहें तो उसको दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको समझ सकते हैं कि 10 ohm का रेजिस्टेंस, और इसी के लिए नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करना है, और आपको यहाँ से फ्लो होती हुई करंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे आप इसके सोल्यूशंस को, उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा मैं। सोल्यूशन देखते हैं, लोड रजिस्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 ohms। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्टन्स करंट क्या फाइंड करना है, IN फाइंड करना है। ठीक, थेवेनिन्स में क्या फाइंड करते थे, VTH फाइंड करते थे, थेवेनिन्स वोल्टेज। तो बताइए वोल्टेज फाइंड करने के लिए किसी ब्रांच को मैं शॉर्ट कर दूंगा तो क्या वोल्टेज मिलेगा उसके 2 पॉइंट्स का, नहीं मिलेगा ना। तो इसी वजह से हमको उस ब्रांच को ओपन करना होता है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, अगर किताब में जैसे इंग्लिश में लिखा रहता है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस द सेक्शन, और करंट जब बोलेगा तो हमेशा एक वर्ड यूज करेगा कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन या थ्रू द रजिस्टर। करंट में थ्रू वर्ड हमेशा यूज होगा, और वोल्टेज में अक्रॉस वर्ड हमेशा यूज होगा। तो दोनों का बेसिकली सिग्निफिकेंस ही यही है। तो जब वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल फाइंड करना है तो एलिमेंट के लगे हुए कैसे फाइंड करोगे, तो उसको जब रिमूव करोगे, जब दो खाली एंड्स बचेंगे, दो सिरे बचेंगे, तब आप वहां का वोल्टेज जो है फाइंड करेंगे। वो टोटल सर्किट वोल्टेज देगा, या सोर्स वोल्टेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा एज अ VTH। लेकिन अभी फिलहाल मुझे करंट फाइंड करनी है, तो इसको रिमूव तो करूंगा, लेकिन ओपन छोड़ने से करंट मिलेगी क्या, अगर मैं ओपन छोड़ दूंगा तो वहां तो कोई करंट ही नहीं जाएगी। देन व्हाट शुड आई डू, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमको, कि हम इसको ओपन नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको करंट फाइंड करना है तो हम लोग इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर देंगे ऐसे। ठीक, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद यहाँ से जो करंट जाएगी, यही करंट नॉर्टन्स करंट होगी। तो नॉर्टन्स करंट इज नथिंग बट अ शॉर्ट सर्किट करंट। इसीलिए कई बार किताब में IN की जगह पे इसको ISC भी लिखा जाता है। कई बार किताब में IN की जगह ISC से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं। तो करंट तब जाके यहाँ पर हमको टोटल करंट फ्लो मिलेगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो कैलकुलेटिंग द नॉर्टन्स करंट, द नॉर्टन्स करंट IN। ठीक है, लोड रेजिस्टर को रिमूव किया, नया सर्किट ड्रॉ करेंगे आप, उसमें इसको शॉर्ट करके आप दिखाएंगे उस सेक्शन को। ठीक है, अब देखते हैं जरा कि यहाँ से कितनी करंट जो है वो जाएगी। तो IN जो है, ये पोर्शन को आपने शॉर्ट कर दिया, तो 20 पैरेलल टू दिस शॉर्टेड ब्रांच, कुछ नहीं जाना है। तो अब इसका मतलब आपके पास ये 50 वोल्ट का सोर्स है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 की तरफ कोई करंट नहीं डिवाइड हो रही है, डेड है वो, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड सेक्शन से पैरेलल में है। ठीक है, तो 50/5 कर लीजिए, सीधे 10 एम्पियर की करंट जो है आपको मिल जाएगी। तो IN is equals to 50/5, that is nothing but 10 एम्पियर्स। ये IN कैलकुलेट करने के लिए आप KVL, KCL, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैंने नॉर्टन्स करंट फाइंड कर लिया, क्या कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। ठीक,
अब नेक्स्ट थिंग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो आगे लिखेंगे कैलकुलेटिंग द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। क्या तरीका है? सेम तरीका जो थेवेनिन्स के अंदर यूज करते थे आप RTH निकालने के लिए, ठीक है। तो थेवेनिन्स में RTH निकालने के लिए क्या करते थे आप? लोड रेजिस्टर को ओपन करते थे और जितने भी एक्टिव सोर्सेस थे सबको रिप्लेस करते थे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी वही करना है आपको। ये लोड को ओपन छोड़ दीजिए और एक्टिव सोर्स एक ही है आपके पास 50 वोल्ट का, रिमूव कर दीजिए उसको, मतलब रिप्लेस कर दीजिए उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। और अब जो सर्किट बचेगी उसको ड्रॉ कर लीजिए। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 20, और इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो भाई सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज सोर्स था इसको शॉर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस कितने का है मेरे पास? यहाँ पर 5 ओम का, ठीक है। ये दो ओपन एंड्स है जहाँ पर मुझको RN फाइंड करना है, और इस जगह पर क्या लगा हुआ है? 20 ओम का रेजिस्टेंस। सर्किट सभी को समझ आ रही है प्रॉपर? तो देख करके बिल्कुल क्लियर है कि 5 पैरेलल टू 20 दिख रहा है ऑलरेडी। तो RN की वैल्यू जो है, दिस इज इक्वल्स टू 5 पैरेलल टू 20, दैट इज नथिंग बट 100 by 25, that is equals to 4 ohms। 5 into 20 upon 5 plus 20 सीधे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। 100 by 25 आ गया आपके पास, इसका आंसर है 4 ohms। तो अब आपके पास सर्किट में IN आ गया 10 एम्पियर, RN आ गया 4 ohms। क्या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो मतलब गिवन सर्किट को आपने सिंप्लीफाई कर दिया इनटू अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। कैसा सर्किट बन जाएगा अब यहाँ से? ध्यान से देखिएगा, ये जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आया, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। ये ऐसा कुछ दिखेगा, देखिए। अब यहाँ पे आप नॉर्टन्स करंट शो कर लेंगे IN, ठीक है। IN की वैल्यू जो है दिस विल बी 10 एम्पियर्स। देन इसके बाद आप यहाँ से शो करेंगे RN की वैल्यू जो है ये 4 ohms, और लोड आपको क्वेश्चन में दे करके रखा है 10 ohms का। अब आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का यूज करके या CDR का यूज करके आप सीधे सीधे लोड करंट की वैल्यू बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? IL इज इक्वल्स टू IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। एकदम सिंप्लीफाइड तरीका। नॉर्टन्स थ्योरम बहुत ही इजी होता है सॉल्व करना। आपको एक या दो क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है इसको सॉल्व करना एज कम्पेयर टू द थेवेनिन्स और अदर थ्योरम्स। तो आप इसमें डेटा में वैल्यू जो फॉर्मूला है इसके अंदर डेटा पुट कर दीजिए। दिस विल बी IN इंटू RN, दैट इज 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10, 40 डिवाइडेड बाई 40, विच इज 20 बाई 7। तो IL की वैल्यू आपके पास आ गई 20 बाई 7 एम्पियर्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि लोड करंट जो है वहां पर 20 बाई 7 एम्पियर्स की है। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है किसी भी नॉर्टन्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। नॉर्टन्स के क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर अगर नहीं कनेक्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर लीजिए, वहां पर लिंक गिवन है उस ग्रुप का, ठीक है। चलिए अब आपको मैं अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ। नॉर्टन्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। तो नॉर्टन्स थ्योरम का अगला ही क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे डिपेंडेंट सोर्स का है। इसके अंदर और बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी होती नहीं है। जब थ्योरम शुरू हो जाते हैं तो इनके अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज होती है, और उसमें भी खास तौर पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे डिपेंडेंट सोर्स वाली जो वैरायटी है वो अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिपेंडेंट सोर्स को कैसे डील करना है आपको नॉर्टन्स के केस में, वो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देखें जरा। इसके बाद आपको मैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इसके, तो आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। साथ में इसका क्वेश्चन PDF, यानी कि ये जो जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसके अलावा भी और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आज के आज ही भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस PDF भी आपको शायद मिल जाएगी इस समय तक, या विद इन एन आवर आपको मिल जाएगा ये। तो फॉर्म अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन X एंड Y पॉइंट्स। देखिए ये X और Y पॉइंट्स है, इन्हीं दो पॉइंट्स के लिए आपको नॉर्टन्स की इक्विवेलेंट सर्किट बनाने को बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। बोलता है कि इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाओ।
लोड रजिस्टर कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब IL नहीं पूछा है आपसे, IL बना भी नहीं सकते यहाँ पे जब तक RL की वैल्यू ना गिवन हो। तो सिंपल सा थिंग है, हमको इस सर्किट को चेंज करना है इनटू नॉर्टन सर्किट। दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स बना हुआ है और हमको डिपेंडेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो नहीं पता होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे, कुछ तो तरीका होगा इसको डील करने का। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है वहां पर। जैसे सोल्यूशन में RL की वैल्यू तो है नहीं, डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है ये मैं देख लूँ एक बार। देखिए अंदर सिंबल किसका बना है? करंट का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। और जूम कर लें क्या? हाँ जी। तो अंदर सिंबल किसका बना हुआ है? करंट सोर्स का। और बाहर लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ IX, यानी है तो ये करंट सोर्स और डिपेंड भी कर रहा है करंट पे। तो मतलब ये कौन सा ओवरऑल सोर्स है? दिस इज CDCS, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जो कहीं ना कहीं की करंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहाँ लिखा है 2 टाइम्स ऑफ IX और IX इस ब्रांच की करंट। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्विंग फॉर IN, नॉर्टन्स करंट के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए IN निकालने के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो IN कौन सी करंट है? इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद यहां से फ्लो होने वाली करंट जो है, दिस इज IN। ये समझ गए आप इस पॉइंट को? इसको जब मैंने X और Y पॉइंट को शॉर्ट किया तो इसको शॉर्ट करने के बाद जो करंट गुजरेगी इस ब्रांच से वही करंट है IN, उसी को IN बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो दिस करंट इज IN। इसी की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो देखिए सबसे फर्स्ट थिंग हमको यहाँ से गुजरने वाली करंट पता लगानी पड़ेगी, ये IN रहेगी, ठीक। यहाँ से तो 2x आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ IX आ रहा है, और यहाँ से कितनी करंट आ रही है वो नहीं पता अभी, उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, देखेंगे उसका। फिलहाल ये जो IX करंट है इसकी वैल्यू तो निकल सकती है, कैसे निकल सकती है? देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में वी आर हैविंग व्हाट, 10 वोल्ट का सोर्स, मतलब 4 ओम के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा? 10 वोल्ट होगा। तो बताइए करंट कितनी होगी? करंट थ्रू 4 ओम, इसी करंट का नाम है IX। देखिए क्वेश्चन में इसी को IX बोला है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? 10/4 से 10 का 1/4, मतलब ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। मिल गई करंट IX। चलिए एक और काम करते हैं, IX मिल गई तो 2IX मिल जाएगा क्या? सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ IX विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 2, विच इज नथिंग बट 5 एम्पियर। तो देखिए मुझे इस ब्रांच की करंट मिल गई है 2IX की जगह पे, अब मैं इसको 5 एम्पियर लिख सकता हूँ। तो मतलब IN जो होगा 5 एम्पियर से तो बड़ा आएगा ना, क्योंकि 5 एम्पियर तो नीचे आ ही रहा है, प्लस उसमें इधर से कुछ और करंट जुड़ रहा होगा, वो कितना जुड़ रहा होगा वो पता लगाने का आसान सा तरीका आपको बताऊं। चलिए ध्यान से देखिएगा, सर्किट अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 10 वोल्ट सोर्स का एक सिरा जो है वो जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, जबकि इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल सेक्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 वोल्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब 10 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है ऐसे। बेसिकली देखा जाए तो ये 10 वोल्ट को मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ ना, बात तो एक ही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एवरीथिंग इज ऑल सेम। अगर ये बात सही है और ये सब कुछ सेम है तो इसका मतलब इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है? 10 वोल्ट्स की पोटेंशियल है, ठीक। तो मतलब 10/5 करूंगा तो इसकी करंट मिल जाएगी मुझे कितनी एम्पियर? 2 एम्पियर। लिख देता हूँ। सो देयरफॉर करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। तो अब देखिए यहाँ से इस जगह से मेरे पास 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ऊपर से मेरे पास 5 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से 5 एम्पियर, दोनों जब मिले तो IN कितने का होगा? 7 एम्पियर। कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लेकिन एटलीस्ट IN तो मिल गया। तो IN इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, डिपेंडेंट सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए बिल्कुल आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लिए इसको। 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर दिस इज इक्वल टू 7 एम्पियर IN, ठीक। आप बोलेंगे सर ठीक है ये तो इजी पार्ट है, अभी मजा आएगा जब RN जब फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब बताइए डिपेंडेंट सोर्स का क्या करेंगे। चलिए ये भी बताता हूँ। तो यहाँ तक का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग जरा क्वेश्चन के दूसरे हाफ पे। अब सेकंड हाफ पे हमको क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन के सेकंड हाफ पर हम लोग इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, है ना, देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट है ये।
तो भाई सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देन उसके बाद वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट को दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देन 5 यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स, और इस ब्रांच पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो उसको तो ओपन सर्किट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स जो लगा हुआ है उसको तो, उसका इक्विवेलेंट तो पता नहीं हमको कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको तो एज इट इज़ ड्रॉ करके रखना पड़ेगा ना। बना देते हैं उसको ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पर है आपका वोल्टेज सोर्स, इस जगह पर रेजिस्टेंस 4 ओम्स की, ये वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस 10 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ से जाता है आई एक्स, और इस तरफ है 5 ओम, दिस इट्स वैल्यू इज़ 2 आई एक्स। और ये दो पॉइंट्स के बीच में हमको आर एन की वैल्यू पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जब डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी है या कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी है, तो हमेशा जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो एक्टिव सोर्सेज की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो रिप्लेस करना है ना आपको बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस एक्टिव सोर्स को क्या करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो इसको हटा करके इस ब्रांच को मैं बंद करूंगा फिर तो ऐसे, ठीक है। ये सेक्शन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको जैसे ही मैंने शॉर्ट किया, आई एक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एक्स फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। भाई कुछ बचेगा ही नहीं, जो भी करंट यहाँ से आएगी वो पूरा शॉर्ट सर्किट से होकर अपनी पाथ पूरी कर लेगी, वो 4 ओम में क्यों जाएगी वो करंट। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वैल्यू ऑफ आई एक्स विल बिकम हाउ मच, इट विल बी जीरो। आई एक्स अगर जीरो है तो 2 आई एक्स का क्या होगा बोलिए, दिस 2 आई एक्स विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू जीरो। अब ये 2 आई एक्स जीरो हो गया तो मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स का कोई मतलब नहीं है, ओपन सर्किट हो गया। और पूरा का पूरा आर एन किसके बराबर हुआ, 5 एम्पियर के बराबर। तो मैं सीधे यहीं से लिख सकता हूँ कि देयर फॉर वैल्यू ऑफ आर एन इज 5 एम्पियर। तरीके दूसरे भी थे सॉल्व करने के। अगर इस सर्किट में बाकी के एलिमेंट्स भी होते और ऐसा सर्किट पूरा हट नहीं रहा होता, तो हम क्या करते कि हम लोग यहाँ 1 वोल्ट का सोर्स एक ले लेते, है ना, और उसके हेल्प से फिर करंट निकालने की कोशिश करते, पूरे सर्किट की टोटल करंट, और उसके हेल्प से हम लोग फिर फाइनली वोल्टेज बाई करंट के रेशियो से हम लोग रेजिस्टेंस बता देते। ये तरीका था, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी आपको इस सवाल के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको दिखा यहाँ आई एक्स जीरो हो गया, तो आपका डिपेंडेंट सोर्स जिस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है वो वैल्यू ही हट गई वहाँ से, वो वैल्यू ही पूरी जीरो हो गई, ठीक है। तो मुझे यहाँ सोर्स लगाने की नीड ही नहीं है, ये पोर्शन वैसे ही ओपन हो गया, ये पोर्शन वैसे ही शॉर्ट सर्किट होकर हट गया। 5 ओम का रेजिस्टेंस इकलौता एक रेजिस्टेंस बचा सर्किट में, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए आप इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ कर दीजिए जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला कि इस सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करके बताओ। ये देखिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हम लोग फटाफट से यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से नॉर्टन्स करंट। ये रहा नॉर्टन्स करंट का सोर्स, लाइक दिस इज आई एन। यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे आर एन, और इस पोर्शन को आप छोड़ देंगे ओपन। हालांकि यहाँ पर आप चाहें तो आर एल ड्रॉ कर सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस। फिलहाल क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैं छोड़ सकता हूँ वैसे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आर एन की जगह पे आप लिखेंगे 5 ओम लिखेंगे, सॉरी यहाँ यूनिट थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। सो इट्स वैल्यू विल बी 5 ओम्स, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5 ओम्स, और आई एन की जगह पे जितनी भी वैल्यू आई इसकी, आई एन की वैल्यू 7 एम्पियर्स आई, ओके। तो वैल्यू ऑफ आई एन इज 7 एम्पियर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में यही बोला हुआ था आपको कि सर्किट को नॉर्टन्स फॉर्म में बदलिए। कंप्लीट कर दिया आपने इसको, ठीक है, डन। चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन और आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपने बढ़िया से सॉल्व किया ना, तभी से बन रहा है ये वाला सवाल। अब देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके क्या क्वेश्चन आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर पे। AKTU का पेपर जो है इसमें मैश एनालिसिस का ही क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। कहीं पर नॉर्टन्स पूछा है क्या शॉर्ट में? ठीक है, वैसा तो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो इसको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट पेपर पर पहुँचते हैं हम लोग जल्दी से। थेवेनिन्स का क्वेश्चन यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, जरूर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। AKTU का 2021 का पेपर है, उसी के अंदर थेवेनिन्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है, और इक्विवेलेंट का, तो इसको जरूर से आप बनाइएगा। ये तो पिछले पेपर में भी था। अब एक IIT DAVV जो है, इनके यहाँ का पेपर एक है जो टेस्ट का पेपर है, बेसिकली ये एंड सेम का पेपर नहीं है, मिड सेम का पेपर टाइप का दिखाई दे रहा है मुझे। इसके अंदर एक सवाल है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके आप सिंप्लीफाई करिए चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसको मैं अलग से आपको शो कर देता हूँ, ये वाले पोर्शन को जो आपको सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन है, एक नॉर्टन्स का भी है और एक थेवेनिन्स का भी है, ठीक है। दोनों को आपको मैं नोट्स में इंक्लूड कर देता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर से बनाइएगा।
ये देखिए ये क्वेश्चन है, आई होप अभी आप लोगों को विजिबल होगा ये आप सबको, देखिए ठीक है ये विजिबल है आई गेस। अब डेटा पूरा विजिबल है ना, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस साइन के साथ 10 वोल्ट लिखा हुआ है, फिर 8 वोल्ट्स है, 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पर करंट, ऐसा मुझे लग रहा है, यस 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, इट इज़ 2 मिली एम्प्स। ठीक है, बाकी का डेटा पूरा विजिबल है। आपको इस ए और बी के अक्रॉस आपको आई एक्स की वैल्यू पूछा है या आई नॉट की वैल्यू पूछा है यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम, यहाँ पर है आई नॉट, आई नॉट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको मैं इसमें थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को थेवेनिन्स वाले को आप बनाइएगा, एक प्रैक्टिस करने के लिए एक सवाल और बनाते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। सोल्यूशन लेते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ से आई नॉट फाइंड करना है ना, तो इसको सबसे पहले आप शॉर्ट सर्किट करिए और शॉर्ट सर्किट करके आप देखिए कि यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इसी सर्किट को यहाँ से पहले ड्रॉ कर देते हैं ताकि फिर आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े इस पर। देखिए ये पोर्शन है पूरा, अब जितने एलिमेंट्स का पोर्शन है उसको ड्रॉ कर देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, इधर भी अभी फ़िलहाल बीच में रेजिस्टेंस है, फिर हम उसको हटा के शॉर्ट सर्किट बनाएंगे अभी। ठीक है, और हाँ जी, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर, यहाँ करंट सोर्स होनी चाहिए, ठीक है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का और ये 8 वोल्ट का, इतने ही वोल्टेज सोर्सेज हैं। ठीक, दिस प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये प्लस माइनस 8 वोल्ट। थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ कि जब आप बनाने बैठें तो ऐसा ना हो कि एकदम नया नया टाइप का लग रहा है, बनेगा आपसे सवाल। देखिए ये वाला पोर्शन कितने का है, 3 किलो, अच्छा सारा का सारा डेटा जो है वो किलो ओम्स का है, 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर जो है आपके पास 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम्स का। इस तरफ का जो रेजिस्टेंस है ये शायद 3 किलो ओम्स का है, 3 किलो ओम्स का, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 4K का है। ठीक है, नीचे का रेजिस्टेंस 6K का रेजिस्टेंस है, और इस तरफ हमारे पास एक करंट सोर्स है इधर पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक करंट सोर्स अवेलेबल है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ बनाई हुई है और इसकी वैल्यू है 2 मिली एम्प्स। ठीक, वोल्टेज सोर्स में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, 12 वोल्ट का सोर्स है ये, और 8 वोल्ट मैंने बना दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रहा आपका। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए। तो भाई देखिए, इसमें सबसे पहले ना आप ये कर लीजिएगा, इसमें सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि जो लोड वाला सेक्शन है उसको आप शॉर्ट करके रेडी कर दीजिए। जैसे कि इस पोर्शन को हटाइए और इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। अब यहीं से शॉर्ट करने के बाद जो करंट जाएगी ये नॉर्टन्स करंट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज भी आप साथ में चेक करते जाएगा। देखिए क्वेश्चन का वेटेज कितना है, इस सवाल पे लिखा हुआ है 5 मार्क्स का वेटेज है, 05। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, तो एकदम फटाफट से जल्दी से बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, इसको जब शॉर्ट कर लिया तो इसकी करंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, है ना, इसकी करंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो करंट फाइंड करने के लिए देखिए, या तो आप केवीएल लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगाएंगे तो दिक्कत ये जाएगी कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये करंट सोर्स आ रखा है, इस करंट सोर्स की वजह से दोनों मैश के अंदर सुपर मैश की स्टेट लग रही है। तो क्यों सुपर मैश तक कॉम्प्लिकेट करना, इसको थोड़ा ईजी बना देते हैं ना, क्यों ना इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा सर्किट। यहाँ कहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, इस 10 वोल्ट 2 ओम और 3 ओम, अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं तो सर्किट में कुछ आसान होगा क्या। या फिर अगर आप सीधे सीधे केसीएल लगा लो, किरचॉफ्स करंट लॉ या नोडल एनालिसिस, तो भी आपका सर्किट इजी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी मेथड से जो भी आपको ठीक लगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे करंट्स का तो उससे भी आप बना सकते हो कि भाई 2 मिली एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ से ऐसे दो पोर्शंस के अंदर ये डिवाइड हो गई। ठीक, अब डिवाइड हुई तो कितनी कितनी वैल्यूज आई, उस हिसाब से आप देख करके इसको रिजॉल्व कर लो। अल्टीमेटली मोटिव एक ही है कि आपको इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट एक किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है। ठीक, तो ये कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे, इसको जैसे ही रिमूव करेंगे
इसको ओपन सर्किट करेंगे तो आपके पास ये पूरी बाहर की आउटर सर्किट आएगी, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए फिलहाल आपको मैं करंट फाइंड कराने से लेके चलता हूँ, ठीक है? कोई भी मेथड से सॉल्व करिए जिससे आपका मन। तो इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब चलिए, अगर आपको लगता है कि सर केवीएल से ही बता दीजिए, सबसे टफेस्ट इसमें डिफिकल्ट यही होगा कि आप केवीएल से बनाओ। चलो तो केवीएल से ही मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3, 3 मैश में अज्यूम कर लिया, ठीक है? फिर से देखिएगा ध्यान से। तो मैंने आपको बोला कि चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको केवीएल के मेथड से बताता हूँ। तो लेट इट बी I1, क्योंकि केवीएल जब लगाएंगे तो यहाँ पर सुपर मैश का नियम आएगा, और सुपर मैश को केवीएल में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक? तो डिफिकल्ट वाला मैं बता देता हूँ, इजी वाले से आप बनाइएगा। तो I1 I2 एंड I3, ठीक? 3 मैश करंट्स है हमारे पास। इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया अप्लाइंग केवीएल या अप्लाइंग मैश एनालिसिस, और मैं तीनों मैश का इक्वेशन लिखूंगा, ठीक? लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि I1 और I2 मैश के बीच में सुपर मैश फॉर्म हो रहा है, ठीक है? मतलब ये जो मेरा करंट सोर्स है ये I1 और I2 के बीच में आया है, ठीक? तो मुझे उसके लिए इक्वेशन में कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा इसको अरेंज करके -I1 प्लस I2 प्लस 0I3 इज इक्वल्स टू 2। 0I3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 अननोन्स है ना, और मेरी इक्वेशन में 2 ही अननोन आ रहे हैं, तो मुझे तीसरे अननोन को इंक्लूड करना है, सो दैट कैलकुलेटर से जब मैं सॉल्व करूंगा तो डेटा पुट करने में मुझे दिक्कत ना जाए। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके? अब सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना होता है? इसको रिमूव करना होता है, और इसको रिमूव करके आप पूरा जो कंबाइंड सुपर मैश रीजन है उसका एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? तो नाउ रिमूविंग द 2 मिली एम्पियर source and applying KVL in the super mesh region, ठीक है? पूरे सुपर मैश रीजन के अंदर हम लोग केवीएल लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सो देयरफॉर स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर लीजिए। देखिए I1 का पोर्शन कितना है? 3 × 5 × 3 8 I1, ठीक है? अब I2 का पोर्शन देखिए कितना है? बस 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, मतलब 4K का रेजिस्टेंस है, तो -4 I2। और उसके बाद देखिए यहाँ पर I3 का पोर्शन कितना है जो मर्ज हो रहा है दोनों में? तो ये 3K का है। अब अपने अकॉर्डिंग जैसे केवीएल आप करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग केवीएल करिएगा, जैसे हम स्टार्टिंग के वीडियोस में सीखे थे। मैं जल्दी जल्दी फटाफट से अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 3 है उस तरफ, तो +3 I3 इज इक्वल टू, वोल्टेज सोर्सेस में क्या हो जाएगा? देखिए -8 + 10, तो 10 - 8 दिस इज इक्वल टू 2, और 2 के बाद यहाँ पे आएंगे +12, तो 2 + 12 दिस इज इक्वल टू 14, यानी कि इक्वल टू के दूसरी तरफ ये हो जाएगा -14। ये आ जाएगा मेरे पास सेकंड इक्वेशन। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। मैश 3 मैं एकदम शॉर्टेस्ट मेथड से बना रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका सोल्यूशन आ जाए, ठीक है? तो अब जब थर्ड मैश के लिए आप आएंगे यहाँ पर, तो तीसरे वाले मैश के अंदर देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो I1 का कंपोनेंट जो है वो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास 3I1, I2 के साथ इसका कुछ भी नहीं शेयर हो रहा है, तो +0I2 और -6M3 9I3 इज इक्वल्स टू -8। ये +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा, ठीक? ऐसी 3 इक्वेशंस आ गई मेरे पास। आई होप आपने भी अपने कन्वेंशनल मेथड से भी अगर सॉल्व किया होगा तो ये तीनों इक्वेशन तक आप पहुंच चुके होंगे। आप एकदम कन्वेंशनल मेथड से, जैसे 2 स्टेप से हम लोग बनाते थे, उस हिसाब से आप बनाइएगा। कोई बुराई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा फुल मार्क्स जो है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? और अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक? तो कैलसी का इक्वेशन के मोड पे मैं पहुँच गया, और यहाँ से मैंने 3 अननोन्स का जो मैट्रिक्स है उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक? अब इसमें डेटा पुट कर देते हैं। डेटा पुट करने के समय ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कांस्टेंट आपका इक्वल टू की दूसरी तरफ होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। -1 1 0 2, सेकेंड पॉइंट पे मैंने पुट कर दिया। -8 -4 3 14, सॉरी ये गलती हो गई, 14 की जगह पे -14 पुट करना चाहिए, तो मेक इट -14, ठीक? अब उसके बाद हो जाएगा 3 0 -9 और -8।
तो अब फाइनली मेरे पास I1 की वैल्यू यहाँ से आ गई है 0.787, I2 की वैल्यू जो है दिस इज 2.787, और तीसरे नंबर पर I3 की वैल्यू है 1.151 एम्पियर। तीनों करंट्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको कौन सी करंट फाइंड करने को बोला है, आपको यहाँ से IN फाइंड करना है, और IN कैसे निकलेगा, I2 और I3 का रिजल्टेंट से निकलेगा। मतलब डायरेक्शन अगर ये हो जैसा अभी मैंने शो किया है तो क्लियरली दिख रहा है कि I3 माइनस I2 से आएगा, ठीक है। तो IN की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर IN इज इक्वल्स टू I3 माइनस I2। तो I3 की वैल्यू कितनी है 1.151, और I2 की वैल्यू कितनी है -2.787। I2 बड़ा है तो IN जो है आपका, उसका आंसर नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में आएगा, ठीक है, मतलब माइनस में आएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा -1.151, दिस वैल्यू विल बी 1.636 एम्पियर्स। इतना आपके पास क्या आएगा, नॉर्टन्स करंट IN आएगा। चेक कर लीजिएगा डेटा एक बार अच्छे से, कैलकुलेशन जो है उसको प्रॉपर आप चेक करते जाइएगा, मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आ गया IN। अब जरा आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट पर RN जो है वो निकालने पर लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और यहाँ से हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना देखेंगे कि कैसे फाइंड होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट फॉर द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि जितने भी एक्टिव सोर्सेज है उनको रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्टिव सोर्सेज को हटा दीजिए सभी को, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे वोल्टेज सोर्स दिखाई देते हैं सबको रिमूव करिए। ये देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स है, रिमूव हो जाएगा। ये जितने वोल्टेज सोर्सेज हैं सबको रिमूव करके उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, भैया शॉर्ट सर्किट सेक्शन, ठीक है। हो गए पूरे, इसको कर दीजिए सभी को शॉर्ट, ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब करंट सोर्स का क्या करना है आपको, इसको आपको ओपन सर्किट करना है, तो इसको ओपन सर्किट कर दीजिए, ठीक है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आपके पास जितनी सर्किट बची इसको आप करिए सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए लोड को अगर नहीं हटाएंगे तो गलती हो जाएगी हमेशा। ये लोड रेजिस्टेंस को हमेशा ओपन छोड़िएगा, तब पता चलेगा कि आपको कौन से दो पॉइंट्स के बीच में RN जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो लोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। अब ये जो बीच की ब्रांच है इसको ड्रॉ करना जरूरी है क्या, ये वाली ब्रांच, इसको तो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तब आपका सर्किट थोड़ा रफली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो 3 and 2 5 ऐसा दिखेगा, देखिए 5 किलो ओम्स ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे सीधे क्या दिखेगा आपको 4K, तो 4 भी इसके साथ सीरीज में मैं बोल सकता हूँ 4K, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं RN फाइंड कर रहा हूँ। इधर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। ये सर्किट आपके पास बचा है, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म अब ऐसा आ चुका है। तो क्या इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, देखिए एक काम करते हैं, RN के दोनों सेक्शंस को घुमा के बाहर निकाल लेते हैं, यानी ये A पॉइंट और B पॉइंट को सर्किट से बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या बचा। तो 5 and 4 9, 9 पैरेलल टू 6, जो आंसर आया फिर सोचेंगे कि उसका क्या करना है। देखिए इसी सर्किट को दोबारा ड्रॉ करना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, देखिए 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ठीक। और मैंने आपको ये बोला कि ये 6 को तो रहने दीजिए, लेकिन ये जो दो ब्रांचेस है A और B इसको बाहर निकाल दीजिए। जस्ट आपके विजुअलाइजेशन के लिए मैं दोबारा से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर रहेगा। ये देखिए ऐसे, तो ये 3 है और वो अननोन है, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए ये सर्किट समझ आ रही है आपको, इसी सर्किट को ऐसा भी रिजॉल्व कर सकते हैं ना, इसी सेम सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको क्या तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या, कई बार कई बच्चे बोल देंगे कि सर 4 5 6 सब सीरीज में, नहीं है सीरीज में, यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है ना, खाली 4 और 5 सीरीज में, मतलब 9 है पैरेलल विद 6 है, सीरीज विद 3 है, कंप्लीट क्वेश्चन। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि RN की वैल्यू हो जाएगी 9 पैरेलल विद 6, इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन सीरीज विद 3, कंप्लीट हो जाएगा आंसर। 9 into 6 अपॉन 9 + 6 15, और जो आंसर आएगा उसको +3 कर दीजिएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए मैं भी कर लेता हूँ सॉल्व जल्दी से इसको। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, पहले तो उससे पहले मैं कैल्सी ऑन कर लूँ ज़रा।
चलिए जब तक कैल्सी ऑन हो रहा है तब तक इसको देखते हैं। हाँ जी, तो अपॉन 9 + 6 होगा, मैंने गलती से यहाँ 15 लिख दिया, इसको सुधार लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 6, 9 + 6, ठीक है, तो दिस इज 15 और इसके सामने +3 कर देते हैं, और तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 6.6 ओम्स। ओम्स में नहीं आएगा, सॉरी, किलो ओम्स में आएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एन। तो अब देखिए आपके पास आई एन आ चुका था पिछले पेज में, आर एन यहाँ पर आ गया। आप फाइनली क्या करिए, नॉर्टन्स की इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, है ना। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो यहाँ पर आप बना के रख लीजिएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिख दिया आपने लोड रेजिस्टेंस, और इस जगह पर आपने नॉर्टन्स का करंट सोर्स आई एन बना दिया। ठीक, आई एन की वैल्यू कितनी है वो चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए आई एन की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किए थे, आंसर में कितना आया था, -1.636। तो अब आप लिखिए आई एन -1.636 एम्पियर्स, आर एन 6.6 किलो ओम। तो फाइनली आई एल कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, आई एन आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। फॉर्मूला में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो मेथड है वो क्लियर होना चाहिए। मेथड जितना ज़्यादा क्लियर होगा, आप एक एक स्टेप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद कैसे सॉल्व करूँगा, वो थॉट नहीं रहेगा। आपको पूरा का पूरा जो आइडिया है वो दिखता रहेगा कि सर्किट स्टेप बाय स्टेप कैसे सिंप्लीफाई होता हुआ होगा, ये माइंड में चलेगा आपके, ये दिमाग के अंदर ये सब चलना चाहिए, विजुअलाइजेशन माइंड में हो जाना चाहिए। कॉपी पेन पे तो सिर्फ खाली आप जो सोचें उसको लिखते चले जाएंगे। क्लियर। तो ये था एक क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एग्जाम का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग जरूर से बनाइएगा, आपके नोट्स के अंदर इसको मैंने इंक्लूड कर दिया, इसके स्क्रीनशॉट को। आगे चलते हैं और देखते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में से क्वेश्चन आया है क्या इस तरीके के। मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, ये तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, थेवेनिन्स का सवाल था, और ये मैश का क्वेश्चन भी था यहाँ पर। ठीक है, बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने बोला आपको वी ए बी का। यहाँ पर ए पॉइंट है और इस जगह पर बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करने को बोला हुआ है आपको। ठीक है, ये पोर्शन को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, मतलब डायरेक्ट हो गया। तो ए से बी तक का ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, फिर ये पोर्शन और फिर ये पोर्शन, ये तीनों सेगमेंट्स को आपको क्या करना है, वोल्टेज इक्विवेलेंट में बदलना है। और जब ये वोल्टेज इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ का कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या इसके अंदर खास, जो नॉर्टन से या थेवेनिन्स के ऊपर बेस्ड हो? अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आगे होगा। हाँ, यहाँ पर है शायद, नोडल एनालिसिस का है और थेवेनिन्स का क्वेश्चन है। थेवेनिन्स का ये वाला सवाल, ये पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था, ये एज अ होमवर्क कि आप बनाइएगा इनको। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर भी एक सवाल दिख रहा है लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है कितने नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मार्क्स के 5 सवाल दिए हुए हैं। ठीक, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछता है, हाउ द नॉर्टन्स थ्योरम इज इक्विवेलेंट टू थेवेनिन्स थ्योरम, पहला केस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज के सेशन में बताया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि नॉर्टन्स थ्योरम कैसे थेवेनिन से इक्विवेलेंट है, सर्किट ड्रॉ करके और एक्सप्रेशन लिख के IN इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH के फॉर्म में लिख करके आप पूरा एक्सप्रेशन बता सकते हैं। ऑल्सो राइट द लिमिटेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम एंड फाइंड द वोल्टेज। देखिए थेवेनिन्स का लिमिटेशन क्या होता है, वही होता है जो नॉर्टन्स का होता है। नॉर्टन्स और थेवेनिन्स दोनों के लिमिटेशन सेम होते हैं। लिमिटेशन यानी कि किस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो हम क्वेश्चन में अपने स्टेटमेंट की शुरुआत से लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन्स थ्योरम एनी लीनियर बाइलैटरल लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, वही उसकी लिमिटेशन होती है। तो जो लिमिटेशन में हम लोग लिखते हैं ना कि लीनियर होना चाहिए, है ना, लीनियर होना चाहिए और बाइलैटरल होना चाहिए, लम्प्ड होना चाहिए, यही सब इसकी लिमिटेशंस है। अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो नहीं अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस कहलाती है। और फिर इस गिवन क्वेश्चन में थेवेनिन्स का यूज़ करके आपको फाइंड करने बोला है। ये पूरा सवाल का 10 नंबर मिलता है इस तरीके के क्वेश्चन का। और देखते हैं ज़रा, और अदर यूनिवर्सिटी से कुछ है कि अपने पास, फाइंड द नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स। इसको भी बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी क्लैरिटी आती चली जाएगी। इसको जरूर से बनाइएगा, ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कितने मार्क्स का वेटेज है ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर दिलाने बैठे हैं,
एक सवाल अगर अकेले ही 15 नंबर दिला देता है तो सोचिए कि कितना बढ़िया हो जाएगा ये चीज़। 75 नंबर का पेपर है ओवरऑल, और 15 नंबर तो इसी एक क्वेश्चन से बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, हमको अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या बोला कि थेवेनिन्स और नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बस, आईएल वगैरह कुछ भी नहीं पूछा आपको। तो खाली आपको वीटीएच आरटीएच बताना है। अच्छा, जो आरटीएच होगा वही आरएन होगा, तो आधी मेहनत वहाँ पे सॉल्व हो गई। तो देखा जाए तो आपको वीटीएच, आरटीएच और आईएन, बस तीन चीज़ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और दो सर्किट बना के दिखाना है कि एक थेवेनिन्स का एक नॉर्टन्स का। इसको जरूर से आप सॉल्व करिएगा। अगर लगे कि डाउट है, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़े होंगे, पर्सनल भी मैसेज भेज के डिस्कस कर सकते हैं और ग्रुप में भी। ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन था ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2019 के पेपर का एक क्वेश्चन दिख रहा है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, जो कि 75 नंबर का पेपर होता है। ठीक, सो नॉर्टन्स के इतने ही क्वेश्चंस। आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ जो है ग्रुप पर भेज दूंगा, जरूर से क्वेश्चंस बना के देखिएगा। थ्योरम्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे, डीसी नेटवर्क्स आपका उतना बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा, और आगे चल के आने वाले सेमेस्टर में जब आप नेटवर्क्स पढ़ेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या ट्रिपल ई ब्रांच से, तो आप नेटवर्क्स भी पढ़ेंगे, तो आपको इन्हीं सब थ्योरम्स की मदद की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, तो आज का सेशन अब मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। नेक्स्ट वीडियो नए थ्योरम के साथ होगा, और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आपके लिए दिख रही होगी यहाँ पर, उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।